से जुड़े ढेर सारे सवाल भेजे हैं, उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, साथ में आप इंडियन टेरिटरी आर्मी में भी कंसल्टेंट आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं और आपने इंटरनल मेडिसिन में पीएचडी की है। आपको करीब 17 वर्षों का अनुभव है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। तो इतने सारे अनुभव और साथ में आप इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में भी हैं। तो सर, उसमें थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि जो इंडियन आर्मी में उस तक किस तरह की सेवाएं आप देते हैं उसमें। हेमंत जी, टेरिटोरियल आर्मी में तो मैं एक नॉर्मल एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मतलब जो एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर का रूटीन होता है वैसे ही होता है। हालांकि आप पेशे से चूंकि डॉक्टर हैं तो वहाँ भी डॉक्टरी सलाह तो चलती रहती है, लेकिन माई प्राइम प्रोफेशन देयर इज फॉर द कंट्री। और जो एक रूटीन नॉर्मल एक सोल्जर का होता है वही हमारा रूटीन है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं, जो दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उनकी तरफ। जो पहले दर्शक हैं, इनका कहना है कि क्या आयुर्वेद से हृदय शक्ति बढ़ाने में के लिए कोई उपाय, दवा या आहार क्रिया है, तो उसे बताएं। जी देखिए हेमंत जी, बिल्कुल ये एक अच्छा आजकल एक ज्वलंत मुद्दा भी है कि सडन जो कार्डियक अटैक्स इतने आने लग गए हैं। साइलेंट एमआई हर दिन हर वर्ग में रादर बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, काफी बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ये इसके प्रचलन इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा स्कोप है आयुर्वेद की प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में, जो हम बात भी करते हैं जी। क्योंकि ना सिर्फ पेशेंट को ये समझना चाहिए कि दवाओं पे ना आश्रित रहें। वो एक सेट पैटर्न होता है कि थक्का ना जमे, उसके लिए तो वो जो गोलियां दवाइयां वो तो हैं जो वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन एक दिनचर्या के तौर पे उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, चिकनाहट से दूर रहना है, रेगुलर नियमित व्यायाम करना है। इन सब के अलावा आयुर्वेद में तो पूरा खजाना है कि जहाँ पे हम हृदय को मजबूती देने वाले कई सारे आहार विहार, कई सारी जड़ी बूटियां ऐसी तमाम है। कुछ अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, अर्जुन का काढ़ा आप सब जानते हैं, अर्जुन की चाय आप लोग सब जानते हैं, वो तो सब है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्जुनारिष्ट नाम की जैसे जो मेडिसिन होती हैं, मैं हमेशा जरूर अपने पेशेंट्स को प्रैक्टिस में ये बोलता हूँ कि बिना चिकित्सीय सलाह के कोई दवाई ना लें। चिकित्सीय सलाह बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसका डोज, उसका रूटीन, मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम जरूर बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कहीं ये मेरा सेल्फ मेडिकेशन के प्रति थोड़ा सा जागरूक करने का भी मेरा वो है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तो दवाइयों के तौर पे तो असंख्य दवाइयां हैं जो आयुर्वेद में हैं ही, और खान पान में जो आपको ध्यान रखना चाहिए, चिकनाहट वाले खाने आजकल जो फास्ट फूड्स हैं या जो इजी टू कुक फूड्स हैं, जो पैक्ड फूड्स हैं, गर्म पानी में डालो और तुरंत वो बन जाते हैं, रेडी टू सर्व हैं, उन सब से हमें जरूर बचना चाहिए। और डेफिनेटली नियमित व्यायाम, योगा, चाहे थोड़ी बहुत रनिंग, थोड़ी बहुत स्किपिंग, तो ये सारे आपके दिल को मजबूत डेफिनेटली रखेंगे जी। अच्छा सर, चिकनाई की बात की तो अक्सर ये होता है कि जो देसी घी की बात करते हैं कि खाएं कि ना खाएं, कुछ लोग कहते हैं हेल्दी होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हेल्दी होता है। तो मान लीजिए जो हार्ट का मरीज है या अबाउट जो लगभग होने वाला है, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे इसमें? बहुत ज़रूरी है पेशेंट को ये पहले जानना कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि इतनी लापरवाही कई बार मरीज करता है कि सालों साल से दवाइयां तो खा रहे हैं लेकिन अपनी उन्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का नहीं पता होता। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स सामान्य लेवल पे चल रहे हैं, चाहे वो कार्डियक पेशेंट है चाहे कार्डियक पेशेंट नहीं है, तो भी उसे ये ध्यान रखना चाहिए इन रेफरेंस टू अपने बायोमार्कर्स, मतलब कोलेस्ट्रॉल जिसमें लिपिड प्रोफाइल में और 4-5 मानक होते हैं, उसके साथ साथ अगर वो सब उसकी रेंज में अंदर अंदर है, और अगर घी की क्वालिटी आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, अगर वो अब प्योरिटी एक ऐसा द्योतक है कि वो मरीज को खुद तय करना पड़ेगा कि वो जो खरीद रहा है क्या वो प्योर है कि नहीं है। क्योंकि चिकित्सा के हिसाब से तो शास्त्र में ये बताया गया है कि घी के बहुत औषधीय प्रभाव भी हैं और कई दवाइयों में हम घी के तौर पे उसको प्रयोग भी करते हैं। तो अगर पहले से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इनफैक्ट कई ऐसी स्टडीज हमने खुद ने करी भी थी जब हम मेरा क्योंकि स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन के दरमियान 6 साल का जो मेरा अपना निजी जो तजुर्बा रहा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में, कि घृतपान जब हम कराते थे तब तो कई सारे केसेस में डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है, प्रोवाइडेड घी सही तरीके से बना हुआ हो, सही दवाइयों के साथ बना हुआ हो। ये वो घी नहीं मैं बात कर रहा जो हलवाई के यहाँ मिलता होगा या जो दुकानों पे मिलता होगा, ये औषधियों से सिद्ध किया हुआ घी होता है। जो भी हम जब बात करते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए,
तो औषधि वाला घी बिल्कुल अलग होता है और जो हलवाई के यहाँ घी मिल रहा है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये भी एक स्पष्ट समझे जाने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्मृति है, इनका कहना है कि पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हूँ, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? ये भी आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है जो लगभग युवा वर्ग में काफी ज्यादा पाई जाने लगी है, जिसका मूल कारण अगर आप देखें तो फिर वही अनियमित जीवन शैली है, खान पान बहुत इरेटिक हो गया है, फास्ट फूड की तरफ चलन ज्यादा हो गया है, और जो ग्रंथियां बन जाती हैं ओवरीज में वो भी एक तरीके का मास डिपोजिशन ही है। और उसकी मूल वजह वही कि सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर से उठे, खाना खाया, नाश्ता किया, ऑफिस में जाके बैठ गए, फिर लंच किया, फिर ऑफिस में बैठ गए, दोपहर शाम में घर पहुंचे, फिर चाय नाश्ता किया, फिर बैठ गए। तो ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी हो गई, इस वजह से ये सब चीजें आजकल बहुत बढ़ गई हैं। तो इलाज के साथ साथ आप ये समझिए कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी चिकित्सा पद्धति आपको अगर जो दवाई के तौर पे जो दे रही है उसको तो आप फॉलो करिए ही, लेकिन साथ साथ अपनी जीवन शैली पे प्लीज ध्यान दीजिए। नियमित जीवन शैली की तरफ ध्यान देंगे, प्लस इसके साथ औषधियों का सेवन और आयुर्वेद में बताए गए कुछ विशेष पंचकर्म भी हैं, जैसे कि विरेचन कर्म है, बस्ती चिकित्सा है। ये पीसीओडी को फाइट करने में सक्सेसफुली काफी लाभदायक हैं और कई सारी इसकी रिसर्च स्टडीज भी हैं कि ये क्यूरेबल है, बशर्ते कि सही समय पे पकड़ में आ जाए और रोगी केवल दवाओं पे आश्रित ना हो। पंचकर्म, दवाएं, लाइफस्टाइल, तीनों के सम्मिश्रण को अगर फॉलो करेगा तो जरूर उससे लाभ होगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीपशिखा है, इनका कहना है कि मैं अक्सर थकान महसूस करती हूँ, क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज है जो एनर्जी को बढ़ा सके? जी, आजकल इस तरह के भी लोग काफी आते हैं कि जब वो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या खान पान करते हैं, तो एक कोरोना के बाद सब लोग हेल्थ के प्रति बड़े सजग हो गए हैं, बहुत अच्छा खाना खाने लगे हैं, बहुत अच्छा अपने आप को, लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने लगे हैं, जो एक अच्छा बदलाव है। लेकिन वो एक चीज अभी भी मिस कर रहे हैं। जो भी इस तरह के लोग जो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं उनसे एक उदाहरण भी देता हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि भले आप काजू खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, घी खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो, गोंद के लड्डू या जो भी, लेकिन अगर बॉडी में उसको पाचन तंत्र की शक्ति ही वीक है आपकी और वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल पा रही शरीर को पूरा, तो वहां तक आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो भोजन आप खा रहे हैं उसका आपको पूरा अंश तो मिल ही नहीं रहा है। तो शरीर में बायो एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, जैसे आप अपनी गाड़ियों को सर्विसिंग पे डालते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम डीक्लटर करते हैं, कभी डीफ्रैगमेंट करते हैं, उसमें एंटीवायरस डाल के रखते हैं, सेम यही प्रोसीजर्स पंचकर्म करवाता है। पंचकर्म ऐसा नहीं है कि बीमार हो गए तो ही कराना है, स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म का लाभ ले सकते हैं, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स की डीप क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, तो बॉडी की एफिकेसी बढ़ती है। तो तमाम वो दर्शक जिनकी ये शिकायत है कि सर हम खाना पीना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में नहीं लगता, तो आप पंचकर्म अपनाएं। आपको डेफिनेटली जब डीप क्लीनिंग हो जाएगी, टिश्यूज सारे साफ सुथरे हो जाएंगे, ऑर्गन्स हल्के हो जाएंगे, तो आपका एफिकेसी बढ़ेगी। जो खाना खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा भी और आपको जीने का मजा भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं दीपशिखा जी को जिन्होंने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया होगा। हेलो डॉक्टर, मैं अब समय होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जो दर्शकों ने जो आयुर्वेद से जुड़े सवाल भेजे हैं, हृदय रोगों से जुड़े जो सवाल भेजे हैं, उसके जवाब देंगे मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल शो में हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेद से जुड़े जो सवाल दर्शकों ने भेजे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी। आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और भारतीय सेना से जुड़े हुए भी हैं। आपको करीब 70 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब पढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। जो अगले दर्शक हैं, ये कई सारे दर्शक हैं, इनका कहना है कि मोटापे से परेशान हूँ, आयुर्वेद के जरिए क्या वजन कम करने में मदद मिल सकती है? अगर हाँ तो क्या तरीका है? जी बिल्कुल, अभी हमने बहुत चर्चा करी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और जीवन शैली वाला, वो एक पार्ट तो बिल्कुल वहां से
वो सेम ही एडवाइस मेरी ऐसे पेशेंट्स को रहती है। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद एक बहुत स्ट्रांग सिद्धांत बोलता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये एक तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अगर हमने संतुलित कर लिया तो ये मोटापा या मोटापे से ज्यादा जो भी जुड़ी हुई बीमारियां हैं आप उस पर अच्छे से विजय पा सकते हैं। क्योंकि आजकल हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां पे हम सोना कम कर दिया है, खाना पीना थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो आहार हमारा बिगड़ गया, निद्रा हमारी बिगड़ गई, और ब्रह्मचर्य मतलब मेंटल थॉट्स, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें हम लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमारी इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई हैं और उस वजह से हमारी जो पाचन शक्ति है क्योंकि वो बिगड़ जाती है। और ये एक समझने की बात है कि अगर इतना कोई आसान चीज होती कि कोई गोली, काढ़ा, दवाई पी, मतलब कोई ऐसा तिलिस्म होता कि हम ये पिला दें और कोई व्यक्ति पतला हो जाएगा, तो शायद इस धरती पे कोई मोटा रहता ही नहीं। तो ये समझिए कि इसके अलावा एक सिद्धांत जो आयुर्वेद ने दिया ना, ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और उसके साथ जो हमारा जो पोषण क्रम है, वो अगर हमें समझ में आएगा तो हम उसकी गहराई तक उतर सकते हैं। और जो कहा भी जाता है कि जड़ से अगर काटना है तो आयुर्वेद अपनाएं, योग करें, पंचकर्म करें, सिद्धांतों को समझें, रादर देन शॉर्टकट में जाने की बजाय थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, तो इस तरह की बीमारियों से आप जरूर निजात पा सकते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति आता है तो आप उसे क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? सबसे पहले तो देखने वाली बात यह रहती है कि शायद मोटापे के अलावा कोई दूसरी अन्य बीमारी तो नहीं है, या उसकी वजह क्या है, थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या सब कुछ अगर सामान्य है और उसके बाद भी अगर है, तो कहीं ना कहीं यही जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जब उसकी गहराई से उससे बातचीत होती है, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकल के आती हैं कि रेगुलर बेसिस पे खान पान में गड़बड़ी रही या उसके दिनचर्या में गड़बड़ी रही। तो जहां भी करेक्शन की गुंजाइश होती है वो पेशेंट से डिस्कस किया जाता है, उसे बताया जाता है। और इन सब चीजों के बाद जब जैसे ही आप उसको पंचकर्म पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी विधा है जहां पे अलग अलग 5 अलग अलग किस्मों के प्रोसीजर्स हैं जो जरूरत के हिसाब से, मरीज के हिसाब से एक वैद्य पेशेंट को बता सकता है और उसके बाद काफी हद तक उसमें ठीक भी होते हैं मरीज। अच्छा सर, एक जो प्रचलित तरीका है कि सुबह उठो, गुनगुना पानी, उसमें शहद और नींबू का रस डाल के लीजिए, तो इससे कितना प्रभावी है? क्योंकि ये लगभग हर घर में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये प्रभावी तो है ही, लेकिन इसके साथ हमेशा मेरा तो यही मानना, जो हमने सीखा है किताबों से, जो सीखा है या जो प्रिंसिपल्स में लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें 5000 साल पहले लिखी गई थी, इंटरप्रिटेशन हमारे गुरुओं ने करके हमें जो सिखाया, और आज के युग में जो हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का खेल है मोटापा, या कोई भी आज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या ऐसी वो तमाम रोग जहां पे इनपुट अगर आपकी ज्यादा है, खावक आपकी ज्यादा है, कैलोरीज इनटेक ज्यादा है और बर्नआउट बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद ही आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिलेगा या कोई ऐसा रोगी मिलेगा जो ये बोले कि सर मैं दिन भर जिम में रहता हूँ या मैं खूब व्यायाम करता हूँ, उसके बाद भी मैं मोटा हूँ। ये मोटापा है ही वहां पे जहां पे फिजिकल बर्नआउट बहुत कम है। तो ये देखने वाली बात है, जो मैंने अभी भी कहा ना, अगर इतना ही आसान होता तो कोई जादू या कोई दवाई या कोई काढ़ा ऐसा कोई बन जाता और शायद कोई मोटा रहता ही नहीं। क्योंकि हम सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं, जो औषधालय से दवाई लेके आ गए या कोई हमने ऑनलाइन चीज ऑर्डर कर ली, उसको गर्म पानी में घोल के पियेंगे और पतले हो जाएंगे, सिर्फ अगर वहीं तक सीमित होते तो शायद ये तो बहुत आसान चीज हो जाती। लेकिन आयुर्वेद इससे बहुत ज्यादा डेप्थ की बात करता है कि आप अपनी डीएनए तक की सुधार अगर चाहते हैं तो आपको फिर पंचकर्म, योग, प्राणायाम, औषधियां, ये सब अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं जो दर्शकों ने पूछा है कि मोटापा कम करने के तरीके, तो जाहिर सी बात है उन्हें उन्हीं तरीकों से अपनाना पड़ेगा, उल्टे तो चलना पड़ेगा जिससे उनका वजन बढ़ा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज्योति है, इनका कहना है तनाव को कम करने के लिए आयुर्वेद में कौन सा घरेलू उपचार कारगर साबित हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि मैं ये बार बार अपने मरीजों को भी बोलता हूँ कि जो सुकून घर में माँ के हाथ की सिर से मालिश में आता है ना, वो उसका तो कोई, अगर आप बिल्कुल घरेलू उपचार पूछ रहे हैं, माता जी नहीं उपलब्ध है तो बहन से करा लीजिए, बेटी से करा लीजिए, अपनी अर्धांगिनी से करवा लीजिए, लेकिन मतलब, और ये वाइस वर्सा है, अपने स्पाउस से रादर करा लीजिए। और नहीं कुछ है तो खुद एक बार ट्राई करिए, क्योंकि जो हमारे ब्रेन में जो हमारे स्ट्रेस सेंटर्स है ना, वो सब ब्रेन में ही है। और अगर आप उसको थोड़ा सा
ये तो हुई बिल्कुल घरेलू नुस्खे वाली बात। अगर मैं उसको आपको मेडिकली समझाऊं तो जितने हमारे स्ट्रेस सेंटर्स हैं, अगर वो एक्टिवेट रहेंगे दिन भर, हम इतनी प्रेशर में रहते हैं, इतने गैजेट्स के साथ उलझे हुए रहते हैं, मोबाइल और लैपटॉप और टारगेट्स और पता नहीं क्या क्या, दिमाग में घोड़ मची रहती है कि नींद भी ठीक से नहीं आती। इन सबको सुकून अगर चाहिए तो अपने घर पे ही देसी घी की अगर आप हल्की हल्की सिर पे मसाज करेंगे ना, तो इसी से ही बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत से और घरेलू नुस्खे हैं। गुलाब जल में आप रूई का फाया डुबो के आंखों के ऊपर रखें, और ठंडे जब ठंडा हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में अगर मौसम अच्छा है तो नंगे पैर, अगर घास है उपलब्ध तो नंगे पैर घास पे चलें, तो उससे तनाव बहुत हद तक आपको रिलैक्स लगेगा। मध्यम मध्यम म्यूजिक है, उसका आप सहारा ले सकते हैं। स्नान अपने आप में एक एनर्जी देने वाला, रिफ्रेशिंग, सुकून देने वाला है। अभी जैसे इतनी तेज गर्मी चल रही है, उससे भी कई बार मौसमी उससे भी हो जाता है कि इतनी तेज ठंड में आ रही है, तो एक बहुत बढ़िया, मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि एक आयुर्वेद में बता रखा है खरजूर आदि मंत्र। सिंपल 4 खजूर लीजिए, पानी में डिप करके रखिए, काला नमक डालिए और उसी को मथ लीजिए। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार पुदीना या धनिया कुछ डालना चाहे तो ऊपर से डालिए। इतना टेस्टी वो लगता है और एकदम रिफ्रेशिंग, एनर्जी भी अच्छी आती है। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। तनाव ऑटोमेटिकली आपका इन सब छोटी छोटी चीजों से दूर हो सकता है। दवाइयां या पंचकर्म तो खैर बात की बात है ही। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्योति जी को बहुत सारा मिल गया होगा, डॉक्टर साहब ने बहुत सारा दे भी दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कई सारे दर्शकों ने किए हैं। क्या बच्चे के लिए भी आयुर्वेदिक इलाज फायदेमंद हो सकता है, और वो जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली कोरोना के बाद एक जागृति लोगों में आई है ना कि बच्चों के लिए आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। स्पेशली स्वर्ण प्राशन आज नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक ऐसी चीज है जो हर घर में लगभग आजकल एक प्रचलन में आ गया है कि स्वर्ण प्राशन के बारे में लोग एटलीस्ट अवेयर हो गए हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन दिया जाता है, उस दिन अपने आप पेशेंट्स, मतलब बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं। वो एक स्वर्ण प्राशन एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक पहलू है बच्चों की इलाज के लिए। उसके अलावा भी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, मैं हर पेशेंट को बोलता हूं अपने घर में एक जो आप फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें आप गोली, सिरप और दवाइयां जो रखते हैं, उसी के साथ अगर आप चंद एक आयुर्वेद की भी दवाइयां रखिए, खाइए, विश्वास कीजिए बच्चे को किसी भी नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा सीतोप्लादी चूर्ण, सिंपल सी आपकी कोई हर्बल कोई भी कफ सिरप जो नॉन सिडेटिव होती है, जिसको पी के ना तो नशा या नींद ऐसा कुछ नहीं होता, 4-5 दिन दीजिए। तुलसी अदरक इलायची की चाय अगर पीता है बच्चा तो चाय पिला दीजिए, और बहुत जल्दी आप उसमें देखेंगे कि ये सब चीजें सर्दी खांसी वालों को, अगर मान लीजिए पेट की तकलीफ है तो उसमें भी हम आजकल मीठे सिरप्स आ गए हैं। इतनी R&D हो गई है कि कंपनीज ने अपनी बहुत शुगर बेस्ड सिरप्स बच्चों के हिसाब से पहले मतलब पीडियाट्रिक रेंज अपनी निकाली हुई है। तो आजकल तो खैर बहुत ज्यादा बच्चे या रादर पेरेंट्स अपनाने लगे हैं अपने बच्चों के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा को। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, मैं आप समय गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं उनके जवाब देंगे मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल शो में हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेद से जुड़े जो दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उनके जवाब दे रहे हैं मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक ने कहना है कि अक्सर आयुर्वेद को लेकर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को अपने दैनिक दिनचर्या अपनाने के लिए आसान टिप्स क्या क्या हो सकते हैं, ये विकास है, ये जानना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और आहार में भी स्पेसिफिकली ये चीज ध्यान देनी चाहिए। जो हमारा स्कूल का जो हमारा टाइम टेबल होता था ना, वो इंडियन डीएनए को बहुत ज्यादा सूट करता है। 8 to 8 वो ध्यान रखिए कि सुबह 8 बजे तक नाश्ता,
दोपहर 2 बजे तक खाना और रात 8 बजे तक फिर से खाना। ये जो टाइम टेबल है जो हम स्कूल में फॉलो करते थे, अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे तो तमाम वो सारे रोग जो आजकल एसिडिटी, गैस, कब्जी, बदहजमी, फिर मोटापा, ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या, वो सब चीजों से आप मुझे लगता है कि लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। तो नियमित जीवन शैली, साथ में थोड़ा सा व्यायाम, चाहे वो सुबह करिए, शाम में करिए, उसका अपना एक महत्व है भोजन के पाचन में भी और आपकी अपनी मेंटल शक्ति के लिए भी। और साथ में जो है आयुर्वेद को अपनाना है तो च्यवनप्राश का सेवन। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है हेमंत जी की गर्मी में च्यवनप्राश नहीं खाना है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गर्मी आ गई च्यवनप्राश मत खाओ। मैं बताता हूँ भाइयों, च्यवनप्राश आंवले से बना है, तासीर उसकी ठंडी होती है, तो च्यवनप्राश खाने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी एक टिप है कि जब आप गर्मी में भी अगर च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो फायदा ही होगा। साथ में पंचकर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो आप नियमित तौर पे आप अपने पास के डॉक्टर से मिलिए, पंचकर्म सेंटर्स पे जाइए, पंचकर्म जरूर करवाएं तो आपको अपने आप बहुत सारी चीजों में आपका स्वास्थ्य जो है इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। अगले दर्शक हैं पूरन सिंह, इनका कहना है कि क्या आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप और वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के कोई प्राकृतिक उपचार है क्या? प्राकृतिक उपचार अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पंचकर्म में शिरोधारा है, बस्ती चिकित्सा है, मोटापे और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सारी अलग अलग पंचकर्म की क्रियाएं हैं, जैसे विरेचन है, उद्वर्तन है। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इसको इस भाषा में समझिए कि जैसे मैंने पहले बोला, गाड़ी को जब हम सर्विसिंग पर डालते हैं ना, तो जो मैकेनिक पुर्जा खोल के साफ सफाई करके वापस से जब अपनी जगह पे रखता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से शरीर की एक्स्ट्रा गंदगी, जो जमा फैट है, जमा कोलेस्ट्रॉल है, उसको अगर शरीर से निकालना है तो उसके लिए ये सब पंचकर्म के जो मैंने नाम अभी लिए, ये सब चीजें एक ट्रेंड चिकित्सक की देखरेख में या ट्रेंड स्टाफ के साथ अगर आप कराएंगे तो ये सब वो प्राकृतिक चीजें ही हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है और इलाज के तौर पे तो हम इसे प्रिस्क्राइब करते ही हैं। बिल्कुल। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले दर्शक हैं सुनील, इनका कहना है कि क्या आयुर्वेद में अनिद्रा और मेमोरी लॉस की जैसी समस्याएं हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपने आप को शांत करके, क्योंकि हम जितने तनाव में आजकल रहते हैं ना कि एक अनड्यू स्ट्रेस सबके साथ है और हम फिर वही मैं बात ऐसा बहुत बार बोलता हूं या जो ऑब्जर्व किया कि जहां पर भी किसी भी रोग में अगर आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत दवाइयों से हो रहा है, गोली से हो रहा है, तो ऐसी सब बीमारियों में आयुर्वेद आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि जहां पर भी दवाई की निर्भरता अगर शरीर में हो गई है तो हमने शरीर को तो छोड़ दिया दवाई के सहारे, हमने शरीर को पनपने ही नहीं दिया, उसकी अपनी ऊर्जा को खपने ही नहीं दिया। अब इन दर्शक को भी ये समझना होगा कि दवाई पे आश्रित ना रहें। पंचकर्म में बहुत सी जो अभी हमने पहले भी डिस्कस की, शिरोधारा, अभ्यंग स्वेदन, पोटली मसाज, उद्वर्तन, विरेचन, ये तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और उच्च रक्तचाप के लिए भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं कई ऐसे रोगियों से आए दिन मिलता हूं जो आज की तारीख में गोली जरूर खा रहे हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नमक कितना खाना है। सैलेड में भी ऊपर से नमक डालते हैं, चटपटा भी खाते रहते हैं। तो ऐसे में कॉमन सॉल्ट का प्रयोग थोड़ा सा लिमिटेड करना होगा। तीखे चटपटे भोजन, जो अपने जिह्वा के ऊपर चटकारे वाले भोजन, तो ये सारे आपके बीपी को शायद थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो उनसे बचना होगा। तेल मिर्च मसालों से बचना होगा। तो ये एक आयुर्वेद हमेशा एक होलिस्टिक पैटर्न में ही रोग को पेशेंट के सामने बताने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ दवाई ही नहीं है जहां आपको ध्यान देना है। दवाई के साथ आहार विहार, आपकी दिनचर्या, इन सबको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा। तो निश्चित तौर पे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल सर। एक दर्शक इनका कहना है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ वो करते हैं लेकिन उसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, अब वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये भी एक ऐसा मिथ है जो आयुर्वेद की दवाई बहुत अगर धीरे काम कर रही है तो पहली बात तो रोगी को ये समझना होगा कि यदि वो हमारे पास जो बीमारी लेके आ रहा है अगर वो 2-5 साल पुरानी है, क्योंकि ये फाइट अक्सर पेशेंट अपने दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लेके हमारे पास आता है कि सर 10 साल से या 5 महीने से, इतने समय से मुझे ये बीमारी है, अब आप ठीक कर सकते हो क्या? तो ये समझना होगा कि कोई भी वैद्य के पास ऐसे जादू वाली चिकित्सा नहीं होती कि
छड़ी घुमाई और ठीक हो गए। यदि आप जल्दी से जल्दी अपना रोग का लक्षण पहचानते ही वैद्य के पास आ गए, तब तो आपको सुधार भी जल्दी अपेक्षा करनी चाहिए और मिल भी जाता है। लेकिन अगर आपने उस रोग को बढ़ने दिया, आपने पहले 10 साल 15 साल या 5 साल आपने उसके इधर उधर इलाज किया, कभी इधर कभी उधर कभी किसी पैथी में, तो वो रोग इतने दिन में बढ़ गया और वो अपने शरीर में उसने एक अच्छा खासा घर बना लिया है। अब उसको तोड़ने के लिए आयुर्वेद के चिकित्सक को भी थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और समझिए कि ये हमारी दवाइयां केमिकल बेस्ड तो होती नहीं है, वो बेचारे से वो पेड़ पौधे ही तो हैं जो चूर्ण बना के गोली में या आसव में या अरस्ट में या चूर्ण या भस्म में हमने बना रखे हैं। तो हमारी दवाई ना तो इंट्रावेनस दी जाती है, ना गले के माध्यम से पाइप छोड़ के दी जाती है, ना पेट काट के डाली जाती है। हमारी दवाई तो भैया सबसे पहले भोजन की तरह पेट में जाती है, तब पचती है, तब खून में आती है। तो इन सब चीजों में जो बोला गया ना कि मूल ही है हमारी अग्नि, पेट से ही सब कुछ सृजन होता है, तो ये इसलिए थोड़ा सा समय लगता है कि वो बिगड़े हुए शरीर को सुधारने में पहले हमारे को 10-15 दिन चले जाते हैं। जब 10-15 दिन में पेशेंट थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होता है, तब डेफिनेटली उसको फर्क पड़ता है। तो नींव को हम जब हिलाते हैं, नींव को जब हम चिकित्सा करते हैं, तो वहां हमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है और पेशेंट की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाती है। बस थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ता है। सिर्फ अगर धैर्य है तो डेफिनेटली इलाज होता है। अच्छा सर, आपने मिथ की बात की कि ये एक मिथ है, तो ऐसे क्या क्या आयुर्वेद के क्या क्या मिथ है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। 7-8 तो मैं हमेशा से गिनाता आया हूँ कि 7-8 मिथ तो है ही कि आयुर्वेद के डॉक्टर गर्मी वाली दवाइयां बहुत दे देते हैं कि दवाई खा के पेट में गर्मी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। दवाई है वो तासीर, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, व्हाटएवर, यूनानी, अगर वो तासीर सही नहीं पढ़ी अगर डॉक्टर ने, तो गर्मी हो सकती है। तो आयुर्वेद में कई सारे इसके एंटीडोट्स भी हैं कि गर्म दवा असर ना करे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कभी उस पर जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसा होता नहीं है कि आयुर्वेद की दवाइयां गर्म नहीं करती हैं, अगर ठीक तरीके से डायग्नोसिस करके दिया गया है तो। दूसरा कि बहुत चूर्ण काढ़वे होते हैं, काढ़े बिल्कुल नहीं पिए जाते, बहुत स्मेल आती है। तो ये जरूर इसमें दो पक्ष हैं कि एक, अगर आप क्रूड फॉर्म में लेंगे तो अभी भी आयुर्वेद की दवाइयां वैसी मिलेंगी जो थोड़ी ज्यादा असरकारक होंगी। अगर लेकिन आपको पैलेटेबिलिटी का इशू है, तो मैंने जैसा बोला कि R&D इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सबके मीठे सिरप, टैबलेट्स, घनवटियां आ गई हैं, तो ये इजीली काउंटर किया जा सकता है। उसमें बस डोज मॉड्यूलेशन करना पड़ता है कि जहां आप 1 चम्मच काढ़े से पी के संतुष्ट हो सकते हैं, वहां आपको 4 गोली खानी पड़ेगी डोज रैशनलाइज करने के लिए। एक बहुत बड़ा मिथ आता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर छुपा के स्टेरॉइड तो नहीं देते। अब ये एक चीज सर समझनी पड़ेगी कि अगर आप वो जो सड़क किनारे हिमालयन दवा खाना और वो जो तंबुओं में बैठे होते हैं लाउडस्पीकर लगा के, आप उनसे इलाज ले रहे हैं या एक रजिस्टर्ड पढ़े लिखे डॉक्टर से, डिग्री धारक एक डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भी इस तरह का जो डॉक्टर अगर एक किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या परस्नातक की डिग्री लेके बैठा है, तो शायद वो ये काम नहीं करेगा। अब जो अनरजिस्टर्ड बैठा है, तो उसके लिए तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद है कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं वो बहुत महंगी आती हैं। सर, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, मुलेठी, ये सब वो दवाइयां जो हमारे किचन में हैं, आज भी हैं, तो ये तो हम पहले से ही यूज कर रहे हैं। लेकिन ये स्तर समझना होगा, अगर बड़ी गंभीर बीमारी होती है तब हमें गोल्ड प्रिपरेशंस की तरफ जाना पड़ता है, जो थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं। अब गोल्ड, अब ये एक मार्केटिंग का विषय है कि अब वो गोल्ड का प्राइसेस लिंक्ड होते हैं, लेकिन हाँ, हर दवाई में गोल्ड, हर पर्चे पे गोल्ड नहीं लिखा जाता है। हर दवाई महंगी नहीं होती है, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है। निर्भर ये करता है कि रोग और रोगी की जरूरत कैसी है। तो ये भी एक मिथ है कि बहुत खर्चा है या ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये फिर बच्चों को लेके आता है या बुजुर्गों को लेके आता है कि भाई वो बच्चों को कैसे दें ये दवाई। तो मैंने जैसा बताया, ड्रॉपर बॉटल तक आने लग गई हैं आयुर्वेद की मेडिसिन के साथ। जरूरी नहीं कि आप च्यवनप्राश नहीं खाना है तो च्यवनप्राश की टैबलेट्स भी आ गई हैं। तो आजकल तो ये सब चीजें बहुत पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। तो ये सब कुछ मिथ्स हैं। तो स्टूडियो आके हमारे दर्शकों को कितने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर अमित शर्मा जी, मेजर डॉक्टर अमित शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपना समय निकाला। हेलो डॉक्टर में आज सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।